नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान के बचे हुए सब चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने इसके पहले के सब चैप्टर्स को कर लिया है। आज शुरू करेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के नोट्स शुरुआत में दिए गए हैं, जिसको आप लोग घटनाचक्र से रिवीजन कर लेंगे। हम लोग सीधे प्रश्नों पर चलेंगे। आप सब जानते हैं कि ये सीरीज़ हमारी जीव विज्ञान की जो चल रही है वह निश्चित तौर पर बहुत उपयोगी है, और यदि आप इसका सही समय पर रिवीजन करेंगे और हमारे साथ इस पूरे सीरीज़ को ख़त्म करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कई परीक्षाओं में इससे फ़ायदा होगा। चलते हैं श्वसन तंत्र के पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्तनधारियों में श्वसन होता है। ऑप्शन ए क्लोम द्वारा, श्वास नली द्वारा, त्वचा द्वारा, फुफ्फुस या फेफड़े द्वारा। MPPCS 2016 में ये सवाल पूछा गया था। इसका सही उत्तर है फुफ्फुस यानी फेफड़ा द्वारा। दूसरा प्रश्न है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प, नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। श्वसन क्रिया यानी रेस्पिरेशन एक जैविक क्रिया है जिसमें अंतःश्वास क्रिया तथा उच्छ्वास क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग अपरिवर्तित रहती है। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। ऑप्शन है रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा। अभिगमन का सही अनुक्रम है, इसमें कई ऑप्शन 1 2 3 3 1 2 2 1 3, तो यह ऑप्शन 2 1 3 यानी सी ऑप्शन सही है। अर्थात अभिगमन का जो क्रम है वो सबसे पहले फुफ्फुस के द्वारा, उसके बाद रक्त के द्वारा, उसके बाद ऊतक के द्वारा। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। यानी ये पूछा जा रहा है कि गैसीय विनिमय का स्थल क्या है। ऑप्शन है ट्रैक्लियोस, ब्रोंकियोल्स, पल्मोनरी शिराएं या एल्वियोली। तो इसका सही उत्तर है एल्वियोली। डी ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति ऑप्शन है कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर है बढ़ जाती है। यानी जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है, वो बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। ऑप्शन है पाचन क्रिया को, लिवर की कार्यशीलता को, किडनी की कार्यशीलता को, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। इसका सही उत्तर है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी HbCO बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन है ADP से AMP, ATP से ADP, ADP से ATP या AMP से ADP। सही उत्तर है B, ATP से ADP। अगला प्रश्न है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। ऑप्शन है ADP के रूप में, ATP के रूप में, NADP के रूप में या CO2 के रूप में। सही उत्तर है ATP के रूप में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीकर विघटन से संबंधित अर्थात अपचयी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा ATP के रूप में उत्पादित होती है। नौवां प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। ऑप्शन है वायु श्वसन, अवायु श्वसन, ग्लाइकोलिसिस, जल अपघटन। सही उत्तर है वायु श्वसन। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज 4 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडित होता है। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। थर्ड स्टेटमेंट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात सेकेंड और थर्ड इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। ऑप्शन है हृदय, फेफड़ा, यकृत, वृक्क। इसका सही उत्तर है फेफड़ा, क्योंकि फेफड़ा एक प्रमुख श्वसनांग है यानी रेस्पिरेटरी आर्गन है जो कि शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से जहाँ एक और ऊर्जा उत्पन्न होती है वहीं दूसरी ओर जलवाष्प तथा गैस का शरीर से उच्छ्वसन द्वारा निष्कासन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का ताप भी नियंत्रित रहता है।
अगला चैप्टर सब चैप्टर है परिसंचरण तंत्र। इसमें भी हम लोग सीधे प्रश्नों पर चलेंगे, नोट्स आप लोग देख लेंगे। परिसंचरण तंत्र में जो पहला प्रश्न है वह है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है। ऑप्शन है 86, 98, 72 या 64। तो सही उत्तर है 72। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार होती है। वृद्धों में यह कम, जबकि बच्चों में यह सबसे ज़्यादा होती है। हमारा हृदय प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है। हृदय में एक स्पंदन बीट की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदयी चक्र होता है। हृदय स्पंदन की दर स्टेथोस्कोप द्वारा मापी जाती है, जिसमें रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक ध्वनि के बहुपरावर्तन पहुँचती है। अगला प्रश्न है हृदय कब आराम करता है। कभी नहीं, सोते समय, 2 धड़कनों के बीच या यौगिक आसन करते समय। तो सही उत्तर है 2 धड़कनों के बीच। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण हृदयाघात हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट, टांगों में दर्द। तो इसका सही उत्तर है टांगों में दर्द। बाकी चीज़ें तो हार्ट अटैक से संबंधित लक्षण संबंधित हैं, लेकिन टांगों में दर्द उससे संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन हृदयाघात के सटीक लक्षण है। ऑप्शन है जी मिचलाना, तेज पसीना आना, सिर दर्द, सीने में तेज दर्द। तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात 1, 2, 4, यानी सिर दर्द उससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। सही उत्तर है 4। व्याख्या देख लेते हैं। मानव हृदय छाती के मध्य में थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। यह एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों को दायां तथा बायां आलिंद या एट्रियम कहते हैं, जबकि 2 निचले कक्षों को दायां एवं बायां निलय या वेंट्रिकल्स कहते हैं। अगला प्रश्न है मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है, कितने घटकों का। तो सही उत्तर है केवल 4। हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट्स एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है। ऑप्शन मस्तिष्क में, रुधिर में, हृदय में, मेरुरज्ज में। तो हृदय में। व्याख्या देखते हैं। हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं, इन्हें पेसमेकर कोशिकाएं कहते हैं। हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युतीय तरंगों द्वारा निष्पादित होता है। अगला प्रश्न है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है डॉक्टर विलियम हार्वे, सर एवजी हॉपकिंस, डॉक्टर लुई पास्चर, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। सही उत्तर है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगला प्रश्न है विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था। डॉक्टर वेणुगोपाल, विलियम हार्वे, क्रिश्चियन बर्नार्ड, विलियम बैट्रिक। सही उत्तर है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, फ्रांस में। सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में। जार्विक 7 क्या है। इलेक्ट्रॉनिक पैर, पेसमेकर, कृत्रिम हृदय, कृत्रिम आँख। इसका सही उत्तर है कृत्रिम आँख। गति प्रेरक का कार्य होता है। ऑप्शन है यह हृदय स्पंदन कम करता है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है, यह हृदय स्पंदन बढ़ाता है, यह हृदय में रुधिर प्रवाह तेज करता है। जिसका सही उत्तर है यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पेसमेकर में निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है। एसे नोड्स, एवी नोड्स, हिस की पोटली, कॉरेट टेंडाइनल। तो इसका सही उत्तर है एसे नोड्स। एसो नोड्स या सिनोट्रियल नोड कोशिकाओं के एक समूह है जो हृदय के दाहिने कक्ष में स्थित होता है। यह हृदय गति को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा यह हृदय का एक प्राकृतिक पेसमेकर है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। ब्रैकेट में हृदय से तेज, हृदय से मंद, हृदय के बराबर, हृदय से स्वतंत्र। सही उत्तर है हृदय के बराबर। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। ऑप्शन है 5 से 6 मीटर, 3 से 4 मीटर, 8 से 10 मीटर, 10 से 12 मीटर। अगला प्रश्न है एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है लगभग 6000, 5000, 4000, 3000। तो ये भी एक डाउट वाला क्वेश्चन है। रक्त होता है ऑप्शन एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। व्याख्या देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही है ऑप्शन। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला या गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का एक द्रव्य एक जीवित ऊतक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा रक्त के संचालन में मदद करता है। ऑप्शन है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट, रक्त प्लेटलेट। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। सही उत्तर है सी। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा प्रोटीन्स निर्मित होते हैं जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय करती है। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे श्वेत रुधिराण किंतु संख्या में अधिक होते हैं। इनका केंद्रक बड़ा और गोल या एक और कुछ चिपटा सा होता है। लिम्फोसाइट गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। एरिथ्रोसाइट प्रायः रक्त के संचालन में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन क्या है। ऑप्शन है पौधों की पत्तियों में लिए जाने वाले पदार्थ, बोन मैरो में पाए जाने वाले पदार्थ, मानव रक्त में पाए जाने वाले पदार्थ, पिट्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाला स्राव। इसका सही उत्तर है मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ।
अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? या लाल रंग का होता है, या फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, या कुछ अम्लीय होता है, या ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, या कुछ अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। इसमें लौह होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, या कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो इसमें सही उत्तर जो है वह है 1, 2, 4। अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। दूसरा, यह लौह युक्त यौगिक है। तीसरा, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चौथा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इसमें सही कथन है तो सही है 1, 2 और 4, यानी 3 जो है वो नहीं सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का नष्ट करना, रक्ताल्पता को रोकना, लौह का उपयोग। सही उत्तर है ऑक्सीजन का परिवहन। निम्नलिखित में किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, कोलेजन, केरोटिन, मायोग्लोबिन। सही उत्तर है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशी ऊतकों में पाए जाने वाले एक प्रोटीन है। लौह इसका अनावश्यक घटक है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, चांदी, सोना, लोहा। तो इसका सही उत्तर है लोहा। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशी ऊतकों में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। लौह इसका आवश्यक घटक है। किसी प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। ऑप्शन है विलय हो जाता है। ऑप्शन है मेंढक, मत्स्य, मानव और केचुआ। इसका सही उत्तर है केचुआ। व्याख्या देख लेते हैं। चूंकि केचुआ एक एनिलिड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य कशेरुकों में यह प्रोटीन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। केचुए में रुधिराण रंगहीन तथा केंद्रयुक्त होते हैं और इस जंतु में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हेमोसाइनिन, WBC। इसका सही उत्तर है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं यानी RBCs का रंग होता है। ऑप्शन क्यूटीन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, हीमोसाइनिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। सही उत्तर है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? इसका सही उत्तर है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बढ़ता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक हैं जो फेफड़ों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। ऑप्शन है 60 से 100, 20 से 80, 60 से 140, 120 से 180। तो मनुष्य का औसत रक्तचाप 120 से 80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब तथा प्रसारण दाब होता है रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। सही उत्तर 120 मिलीमीटर व 880 मिलीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, एममीटर। तो इसका सही उत्तर है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न, निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो इसका सही उत्तर है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 और mmG है तो इस उल्लेख में EHG से तात्पर्य है। सही उत्तर है मरकरी से। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब ऑप्शन है घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है, बदलता रहता है। सही उत्तर है बढ़ जाता है। नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया है। निम्नलिखित में किसका रक्तदाब सामान्य है? ये सवाल पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्री वाई का रक्तदाब सामान्य क्योंकि एक स्वस्थ वयस्क मानव का रक्तदाब लगभग 120/80 होता है, जिसमें प्रकुंचन दाब 120 मिलीमीटर EHG जबकि प्रसारण या अनुशीतलन दाब 80 मिलीमीटर EHG है। श्रीमती का रक्तचाप सामान्य से कम है जबकि श्री और श्रीमती के रक्तचाप सामान्य से अधिक है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है वायुमंडलीय दाब से अधिक। व्याख्या, जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। उदाहरण के तौर पर यदि डॉक्टर द्वारा नापा गया रक्तचाप 120 मिलीमीटर EHG है, इसका यह अर्थ है कि यह दाब वायुमंडलीय दाब से 120 mm EHG अधिक है। रक्तचाप का मापन वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है जबकि वायुमंडलीय दाब निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है। निर्वात के सापेक्ष रक्तचाप होगा। अगला प्रश्न है, रक्त समूहों की खोज की किसने?
ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट कोच ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। इस कई परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर 4 रक्त समूहों की खोज के बाद में रीसस बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया जिसे RH फैक्टर नाम दिया गया। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार से। ऑप्शन है कपी से, मानव से, बंदर से, चूहा से। सही उत्तर है बंदर से। अगला प्रश्न है ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति की लाल व रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन एग्लूटिनोजन है। ऑप्शन इसमें है कौन से सही है, तो इसमें ऑप्शन है सी, न तो ए न ही बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। ऑप्शन है बी, O, A, B। तो सही उत्तर है O। कई परीक्षाओं में सवाल पूछा गया। रक्त वर्ग O सार्वत्रिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर है, जबकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता था। इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर इस वर्ग के प्लाज्मा के दोनों प्रतिरक्षियों की उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति का रुधिर इस वर्ग के व्यक्तियों को नहीं चढ़ा सकते। रक्त वर्ग AB सर्वग्राही यूनिवर्सल होता है। अगला प्रश्न, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है? तो इसमें यूनिवर्सल डोनर होता है। ऑप्शन B प्लस समूह, O समूह, AB समूह, A+ समूह। तो सही उत्तर है O समूह। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सार्वत्रिक दाता होता है? ऑप्शन है O, B, A, AB। सही उत्तर है O। कथन और कारण है। कथन है AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कारण, रक्त समूह AB की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है ए सही, यानी कथन सही है परंतु कारण गलत है। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। ऑप्शन है A, B, AB, O। तो यह सही उत्तर है AB। वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग ... हो। ऑप्शन है मात्र A, मात्र B, मात्र AB, कोई भी वर्ग। इसका सही उत्तर है कोई भी वर्ग। अगला प्रश्न है AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव हो जाता है। ऑप्शन बी उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। ऑप्शन सी उसके रक्त में प्रतिजन और प्रतिपिंड दोनों का अभाव होता है। ऑप्शन डी उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह 1 है और सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए। पहला, पत्नी O, भाई AB, पुत्र A, पुत्री O। उपरोक्त में से कौन से संबंधी उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात 1, 3 और 4। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है वह रक्त समूह A या रक्त समूह AB वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। इसी प्रकार A रक्त समूह वाले व्यक्ति रक्त समूह A या रक्त समूह O के व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है कि उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? ऑप्शन है O+, O-, AB+, AB-। सही उत्तर है O-। अगला प्रश्न है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे तुरंत रक्तदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किसी एक का रक्तदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो इसका सही उत्तर है O और RH। अगला प्रश्न है, उपरोक्त प्रश्नों की व्याख्या देखें। एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष बाद उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपत्ति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है, दूसरे का O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव, तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है O पॉजिटिव। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का O, तो बताइए उनके पुत्र का निम्नलिखित में कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? B, AB, O, B, AB अथवा O। तो इसका सही उत्तर है C। यदि व्याख्या देख लेते हैं, यदि जनक में से पिता का रक्त वर्ग A है तथा माता का रक्त वर्ग O हो तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग O अथवा A होगा। बर्नस्टीन ने पता लगाया कि ABO रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण होता है, अतः यह संतानों में मेंडल के नियमों के अनुसार जनक से प्राप्त जीन्स के आधार पर ही विकसित होता है। अगला प्रश्न है, आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डाट में भी संगत होना चाहिए। सही उत्तर है RH कारक में भी। अगला प्रश्न, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता डाट है एवं उसका गर्भस्थ शिशु। इसका सही उत्तर है RH हीन और RH सहित। RH तत्व का लक्ष्मी आनुवंशिक होता है, इसकी वंशानुगति मेंडेलियन नियमों के अनुसार 2 एलीली जीन्स द्वारा होती है। इसमें जीन पर प्रबल होता है। RH हीन माता
जीनोटाइप, इस तरह से इसका हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। इसमें ऑप्शन है 4.8 से 4.6, बी ऑप्शन है 6.45 से 6.55, या 7.35 से 7.45, या 8.25 से 8.35। यह IAS प्री 2008 में, UPPCS में 2007 में, MPPC 2010 में पूछा गया। इसका सही उत्तर है सी, अर्थात 7.35 से 7.45। अगला प्रश्न देखेंगे रक्त का पीएच मान है, ऑप्शन है 5, 6.4, या 7.4, या 8.0। तो सही उत्तर है 7.4। मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान होता है, तो इसका सही उत्तर है 8.4। प्रतिजन वह पदार्थ है, यानी एंटीजन वह पदार्थ है जो ऑप्शन है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी। प्रतिजन वे पदार्थ हैं जो प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करते हैं। प्रतिजन दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में होते हैं, ए तथा बी। एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती हैं, ए रोधी तथा बी रोधी, किंतु ये विशुद्ध प्रोटीन्स के रूप में होते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो डट ऑप्शन है ए शरीर का ताप कम करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है, विष के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है सी, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। अगला प्रश्न निम्न में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है। ऑप्शन है वे हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रेरित करते हैं, ऑप्शन है वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, वे इंसुलिन को नष्ट करते हैं, वे प्रतिरक्षियों के विरुद्ध कार्य करते हैं। ऑप्शन बी सही है, यानी वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। अगला प्रश्न है शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करती है। तो इसका सही उत्तर है WBC, क्योंकि WBC विशेष रुधिर कणिकाएं होती हैं जो कि शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर उसका विशेष संक्रमण स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं, कवकों इत्यादि का भक्षण करके शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा ये शरीर के प्रतिरक्षण, एलर्जी तथा अति संवेदनशीलता की स्थिति में भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। अगला प्रश्न है सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। ऑप्शन है ऑक्सीजन ढोना, कार्बन डाइऑक्साइड ढोना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो सही उत्तर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। इसका सही उत्तर है लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न देखते हैं प्रतिरक्षा यानी असंक्राम्यता का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से, मोनोसाइट से, लाल रुधिर कणों से, थ्रोम्बोसाइट से। तो इसका सही उत्तर है लिम्फोसाइट से। अगला प्रश्न है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। ऑप्शन है RBC, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, अर्थात लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम परिणाम है। ऑप्शन है ए वे शरीर को पर्यावरणीय प्रत्युर्जकों में संरक्षित करती हैं। ऑप्शन बी वे शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती हैं। ऑप्शन सी वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करते हैं। ऑप्शन डी वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है। ऑप्शन है रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिम्बाणु, रक्त में RBC, WBC, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है रक्त में प्रोटीन। अगला प्रश्न है मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग। तो इसका सही उत्तर है 0.007 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहते हैं जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। ऑप्शन है यकृत में, गुर्दे में, हृदय में, अस्थि मज्जा में। तो सही उत्तर है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। ऑप्शन है लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, पैनक्रियाज में, यकृत में। सही उत्तर है प्लीहा में। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। इसका सही उत्तर है तिल्ली। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। ऑप्शन है यकृत, तिल्ली, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसमें मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है ये हमें देखना है। ऑप्शन है यकृत, अस्थिमज्जा, तिल्ली, अग्न्याशय। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ई। अगला प्रश्न है हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती हैं। इसका सही उत्तर है हृदय धमनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शारीरिक प्रक्रम से थ्राम्बिन का संबंध है। ऑप्शन है उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन, वृद्धि। सही उत्तर है रक्त जमाव। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन भाग लेने वाला एंजाइम है। ऑप्शन है पेप्सिन, माल्टेज, थ्राम्बिन और प्रोथ्राम्बिन। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात थ्राम्बिन। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। ऑप्शन है 60%, 70%, 80%, 90%। इसका सही उत्तर है 90%।
अगला प्रश्न है, किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की मात्रा कम रहती है। अगला है, रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, श्वेत रक्त कोशिकाएं केवल लसीका पर्व की बनी होती हैं। अगला डी ऑप्शन है, रक्त में WBC की तुलना में बिम्बाणु अधिक होते हैं। इसमें जो चुनना है कौन सा कथन सही है, तो डी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन है, कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। कारण, रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त अस्कंदित हो जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें कथन और कारण में देखना था, तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण तथा आर एक ही सही व्याख्या, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को डट डट का विचार किए बिना दिया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। ब्रिटेन के शेफील्ड विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्लास्टिक रक्त तैयार किया जिससे आपात स्थिति में खून के विकल्प के बारे में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कृत्रिम रक्त हल्का है और इसे ठंडी जगह में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही ये लंबे समय तक खराब नहीं होता है। इस रक्त को प्लास्टिक कणिकाओं से तैयार किया गया। तो आज यहीं पे हम लोग रोकेंगे। इसके जो नेक्स्ट सब चैप्टर हैं, उत्सर्जन तंत्र, और इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग रिवीजन पर ध्यान दें, लगातार उसको रिवीजन करते रहें तो निश्चित तौर पर आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। धन्यवाद।